चलिए आज हम देखने वाले हैं खिलजी वंश। अभी तक हमने जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें हमने गुलाम वंश देख लिया है सल्तनत काल में। आज हम ये सेकंड सल्तनत काल का वंश खिलजी वंश देखेंगे। खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 के बीच में है। और नामकरण इनका कैसे हुआ, खिलजी वंश नाम कैसे पड़ा, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें कि अफगानिस्तान में एक खिलज नाम का क्षेत्र है। तो ये जो खिलजी वंश के लोग थे ये मूल रूप से उस स्थान से आए थे, इसके कारण इस वंश को खिलजी कहा गया। तो ये इनके नामकरण। इसके प्रमुख शासक कौन है, तो प्रमुख रूप से 3 शासक इस वंश से संबंधित हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। जिसमें ये अलाउद्दीन जो खिलजी है यही सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाएंगे। देखिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है खिलजी क्रांति। ये पूछा जाता है खिलजी क्रांति का संबंध किससे है, तो खिलजी क्रांति का जो संबंध है वो खिलजी वंश की स्थापना और नस्लवादी प्रवृत्ति का अंत होने को खिलजी क्रांति कहते हैं। खिलजी वंश की स्थापना और नस्लवादी प्रवृत्ति का आरंभ होने को खिलजी क्रांति कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसे हम कैसे समझेंगे, तो इसका जो मतलब है वो ये है कि इससे पहले जो लोग थे वो वंशानुगत तौर पर उन्हें अपॉइंट किया जाता था, कि वंशानुगत तौर पे उन्हें अपॉइंट कर लिया जाता था। लेकिन खिलजियों के पश्चात योग्यता के आधार पर फिर व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाने लगा। तो ये इसकी एक खासियत है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला इसका जो राजा है, पहला महत्वपूर्ण राजा है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक रहा। ये इस वंश का संस्थापक। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। जब ये सिंहासन पर बैठे तब इनकी एज थी 70 वर्ष, यानी बहुत बुजुर्ग थे। तो निश्चित है जब बुजुर्ग व्यक्ति कोई बैठेगा तो वो बहुत सारा शांति प्रिय नीति, उदारवादी नीति और सहयोग की नीति अपनाएगा। तो वो भी जलालुद्दीन खिलजी ने भी सेम यही किया। इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए किला खोरी किला जो दिल्ली के पास है उसमें अपना राज्याभिषेक कराया। और दिल्ली की जनता के डर से कि कहीं वो विद्रोह न कर दें, वो लगभग 1 माह तक दिल्ली में उन्होंने प्रवेश ही नहीं किया। तो जलालुद्दीन की जो नीतियां हैं, पहले हम छोटी सी इनकी नीति देख लेते हैं। तो क्या नीति थी, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी एज थी 70 वर्ष जब इस सिंहासन पर बैठे थे। तो इनकी जो नीति थी वो प्रमुख रूप से बलबन के संबंधियों को संतुष्ट करने के लिए, जो जिस पद पे था उसे उस पद पे बने रहने दिया गया। साम्राज्य विस्तार में भी इन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। मंगोलों के साथ इन्होंने संधि कर ली, है ना। तो उसका वजह क्या था, यहाँ एक कोटेशन है इनका प्रसिद्ध, वो ये है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। तो मतलब कुल मिला के इन्होंने एक शांतिप्रिय नीति अपनाई और बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं किया लोगों के साथ, साम्राज्य विस्तार का बहुत प्रयास नहीं किया। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है वो है दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण। तो दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण था वो जलालुद्दीन खिलजी के समय ही किया था। और वो किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय ये आक्रमण उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में पहला आक्रमण कब हुआ। तो दक्षिण भारत में पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ, जो उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और कहाँ पे किया है बेसिकली ये पहला आक्रमण, तो देवगिरी में किया। पहला सफल आक्रमण इनका देवगिरी पे रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक टर्म और इनके बारे में पूछा जाता है, वो टर्म है नवीन मुसलमान, कि नवीन मुसलमानों का संबंध या नवीन मुसलमान कौन थे। तो देखिए क्या हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणकारी थे अब्दुल्ला, उन्होंने आक्रमण किया जिनके साथ इन्होंने संधि कर ली जलालुद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद लगभग 2000 मंगोल आक्रमणकारियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वो दिल्ली के निकट बस गए। और ये जो नए मुसलमान थे, यानी जिन्होंने ताज़ा ताज़ा इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, वही नव मुसलमान नियो मुस्लिम्स कहलाए। और जहाँ पर इन्हें बसाया गया था उसे अब कहते हैं मुगलपुर, और अब अपभ्रंश होकर ये हो गया है मंगोलपुरी दिल्ली। तो जहाँ पे ये नव मुसलमानों को बसाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, उस स्थान को अब मंगोलपुरी कहते हैं, दिल्ली में है ये स्थान, ठीक है।
चलिए, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ घटना कि जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, जब वो दक्षिण भारत आक्रमण से लौट रहे थे तो उन्होंने क्या हुआ, बहुत सारे धन को जो दक्षिण भारत से उन्होंने लूटा था वो अपने पास रख लिया। इस बात की सूचना प्राप्त हुई जलालुद्दीन खिलजी को। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे इस बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा धन वगैरह मैं आपको दे दूंगा। और उनको एक उत्तर प्रदेश में कड़ा मनिकपुर करके एक जगह है, वहाँ पर बुलाया यमुना नदी किनारे, और उनसे गले मिलने के क्रम में उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड बहुत छोटा है, लगभग 6 वर्ष तक इनका टाइम पीरियड रहा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। क्वेश्चन 2 ही इनसे पूछे जाते हैं, संस्थापक कौन थे और दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ या नव मुसलमान कौन थे। तो यही 3 क्वेश्चन हैं, खास क्वेश्चन इनसे नहीं आते। इस वंश से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको आएंगे जलालुद्दीन खिलजी से। 1296 से लेकर और 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। सर्वाधिक क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी उपाधि क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ये इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी द्वितीय सिकंदर। और विश्व विजय का इन्होंने प्लान बनाया। तो एक इनके दोस्त थे जो दिल्ली के सुल्तान थे अलाउल मुल्क, उन्होंने इनसे कहा कि आप विश्व विजय का प्लान सिकंदर जैसा बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भारत को तो जीत लीजिए। मतलब आप भले प्लान करिएगा विश्व विजय का, लेकिन पहले भारत तो जीत लीजिए। तो अपने दोस्त और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का प्लान ड्रॉप करके पहले भारत विजय का प्लान किया। और ये सल्तनत काल का ऐसा पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत, उत्तर भारत, गुजरात विजय, पश्चिम पूर्व, मतलब अधिकांश भारत पर शासन किया, अधिकांश भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो वो हम देखते हैं। तो प्रारंभिक चुनौतियां क्या थीं अलाउद्दीन के सामने? तो प्रारंभिक चुनौतियां ये थीं कि उनको खतरा था जलालुद्दीन के परिवार से, क्योंकि उन्होंने उसको मारा था। मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा था। रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे महत्वपूर्ण राजपूत राजवंशों का उदय हो रहा था इनके समय में, है ना। प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से भी इनको मजबूत करना था। उलेमा और अमीर, है ना, जो इस्लाम के जानकार होते हैं और जिनका दखल रहता है प्रशासन में, उनकी महत्वाकांक्षाओं पर भी लगाम लगाना था। तो इस तरह की इनकी प्रॉब्लम थी शुरुआत में, और इनका सामना उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे ढंग से किया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। चलिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक राजत्व का सिद्धांत दिया। देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था बलबन का राजत्व का सिद्धांत, है ना। सल्तनत काल में आपने बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था। बलबन के राजत्व सिद्धांत में ये स्वयं उसके केंद्र में थे और निरंकुश थे। बलबन का राजत्व सिद्धांत के अलग अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित था: निरंकुशता, साम्राज्यवाद और धर्म और राजनीति का पृथक्करण। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, निरंकुशता यानी ऑटोक्रेसी, राजा निरंकुश रहेगा, वो अपने हिसाब से शासन करेगा। दूसरा साम्राज्यवाद, यानी वो साम्राज्य का विस्तार करेगा, अपने साम्राज्य का। और तीसरा धर्म और राजनीति को पृथक करेगा। और ये वो पहला सुल्तान था सल्तनत काल का जिसने कोशिश करी धर्म और राजनीति को अलग अलग करने की। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जो मुस्लिम राज्य होते थे, सल्तनत के जो इससे पहले राजा थे, वो आमतौर पे जो राज्य करते थे वो उसमें मुस्लिम जो धर्म गुरु रहते थे, धार्मिक सिद्धांत होते थे, शरिया होता था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। लेकिन इन्होंने अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि जो राजनीति के लिए आवश्यक है मैं वो करूँगा। इन्होंने शराब और भांग जैसे मादक पदार्थ का सेवन तथा जुए खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों को एक दूसरे पर मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से अनुमति लेना पड़ती थी। इन्होंने इनाम और वक्फ में दी गई ज़मीनों को जब्त कर लिया। तो ये क्यों किया, इसको समझें। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर बैठा तो उसे ये पता चला
कि आखिर ये जो अमीर होते हैं, इम्पोर्टेंट वंश होते हैं, अमीर लोग होते हैं, ये क्या करते हैं। तो ये जो अमीर लोग होते हैं ये करते क्या हैं कि ये साजिशें करते हैं राजा के खिलाफ, विभिन्न समय में साजिशें करते रहते हैं और इनकी प्रयास होता है कि राज सिंहासन पे कब्जा किया जाए कैसे भी करके। तो इसलिए ये प्लान बनाते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि हम इन पर जो अमीर हैं यानी अधिकारी हैं प्रमुख रूप से, उन पे हम अपना नियंत्रण स्थापित करें। तो इन्होंने उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए कि इन्होंने उनके आपस में वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक लगा दी। इन्होंने उनके शराब पीने पर रोक लगाई और इन्होंने एक दूसरे से जो अधिकारी हैं उनके मिलने पे भी रोक लगाई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यही 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से ये साजिश करते हैं। अमीर लोग, मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं, वो साजिश करते हैं और राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके आदेश का पालन न करने वालों को कठोर दंड देने का इन्होंने प्रावधान कर दिया। तो ये इनका प्लान था। चलिए, और फिर इन्होंने जो पुराने सामंत थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको हटाया और अपने समर्थकों को बड़े पद प्रदान किए और तुर्की एकाधिकार पे जो लोग बैठे हुए थे, यानी जो पुराने तुर्की अधिकारी थे जो वंशानुगत रूप से वहाँ पर ऑफिसर बने हुए थे, उन सबको हटाया और नए अधिकारी, योग्य अधिकारियों को नियुक्त किया। इन्होंने हिंदू राजाओं की सेवाएं भी प्राप्त की इस क्रम में। फिर देखते हैं हम इनका साम्राज्य विस्तार। तो इनका क्या साम्राज्य विस्तार था। तो इन्होंने पश्चिम भारत, मालवा, राजपूताना, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की विजय करी विस्तार से, और इनके लिए अलग अलग नीतियां बनाई। जैसे उत्तर भारत की जो इन्होंने विजय की, उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया क्योंकि वो उनके साम्राज्य से लगे हुए थे और पास थे। जबकि दक्षिण भारत पर उन्होंने अप्रत्यक्ष नीति अपनाई क्योंकि दक्षिण भारत इनसे दूर थे, इनके साम्राज्य से, और उन पर नियंत्रण रखना मुश्किल था। तो उन्होंने दक्षिण भारत से केवल टैक्स प्राप्त किया, कर की प्राप्ति की, और उन पर कब्जा नहीं किया। अब देखते हैं अलाउद्दीन की प्रमुख विजय। तो अलाउद्दीन की जो प्रमुख विजय हैं उनको हम देखते हैं। सबसे जो पहली विजय है 1298 में, वो अलाउद्दीन खिलजी ने की गुजरात पर। तो अलाउद्दीन का जो पहला अभियान था वो गुजरात अभियान था 1298 पर। इन्होंने गुजरात पे किया। वहाँ बघेल राजपूत का शासन था और राजा थे कर्णदेव। तो इन्होंने कर्णदेव पर अटैक किया। कर्णदेव इनके आक्रमण का सामना नहीं कर पाया और वो देवगिरी भाग गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर शासन कर मतलब अधिकार कर लिया। सूरत, कैम्बे और सोमनाथ के नगरों से अलाउद्दीन की सेना को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और कैम्बे नगर में ही, यानी खंबात नगर में ही, जो अलाउद्दीन के बाद का सेनापति है, एक हिजड़ा है, यनक है, उसको खरीदा था। 1000 रुपये में खरीदा गया। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। कैम्बे से एक गुलाम को, मलिक कफूर को, अलाउद्दीन के सिपाहसालार नुसरत खान ने 1297 में खरीदा था 1000 दिनार में। इसलिए जो मलिक कफूर है उनका नाम 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और बाद में यही मलिक कफूर अपनी योग्यता के चलते जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान थे उनमें उनका सेनापति भी बन गया था। ठीक, दूसरा देखते हैं फिर मालवा अभियान, मालवा और राजपूताना विजय अभियान। तो 1301 में इन्होंने रणथंबोर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 में स्वयं रणथंबोर का दुर्ग का घेरा डाला। रणथंबोर के राजा हमीर देव थे और इस दौरान कई मंगोल आक्रमणकारी भी हुए उसके शासन पर, लेकिन वो रणथंबोर का घेरा डाला रहा और फिर फाइनली 1301 में उसने रणथंबोर पर अधिकार कर लिया। राजा हमीर देव और उसके परिवार ने जौहर किया। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर विजय प्राप्त की थी तो उस समय रणथंबोर के राजा हमीर देव ने जौहर किया था अपने परिवार सहित। तो ये प्रथम उल्लेख है जौहर प्रथा का। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, सती जो प्रथा है उसका प्रथम उल्लेख मिलता है 510 ईस्वी के ऐरण अभिलेख में।
510 ईस्वी का जो ऐरण अभिलेख है उसमें मिलता है सती की घटना का प्रथम प्रमाण। ये किसका राजा था? गुप्त राजा भानुगुप्त का अभिलेख था, तो उसमें जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर इनकी विजय है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय आपको ध्यान होगा जो अभी फिल्म आई थी पद्मावत, उसके कारण बड़ा चर्चित प्रसिद्ध हुई थी ये घटना। तो चित्तौड़ विजय में क्या इम्पोर्टेंस हुई? इस समय ये इम्पोर्टेंट घटना ये हुई कि चित्तौड़ विजय का ऐसा कहा जाता है, कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसका उद्देश्य था जो बहुत सुंदर रानी थी चित्तौड़ की, रानी पद्मिनी, उन्हें प्राप्त करना। लेकिन कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये तो एक रीज़न था, प्रमुख कारण था उसका साम्राज्य विस्तार। राणा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था, रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख के अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो ये चित्तौड़ विजय थी 1302-3 में। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है राजा, रानी पद्मिनी और आक्रमण। फिर उन्होंने अगला आक्रमण किया मालवा पर 1305 में, और यहाँ पे राजा था महलक देव। इन्होंने मांडू, उज्जैन वगैरह पे भी अधिकार कर लिया चंदेरी पे, और ये भी सफल रहा इनका। फिर उन्होंने सिवाना विजय करी 1308 में, वहाँ का राजा शीतल देव मारा गया। फिर उन्होंने 1311 में जालौर विजय प्राप्त की, वहाँ का राजा कनेर देव था। तो प्रमुख रूप से आपको स्थान और किस राजा पे विजय प्राप्त की वो ध्यान रखना है उत्तर भारत में। फिर दक्षिण भारत अभियान। तो अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम राजा था जिसने प्रॉपर तरीके से दक्षिण भारत को विजय करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों को विजय करने का प्रयास उसने किया, लेकिन यहाँ भी अगेन उसका जो उद्देश्य था वो धन प्राप्ति ही था। मतलब वहाँ राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, वो विजय करना चाहता था, लेकिन प्रमुख रूप से उसका ऑब्जेक्ट था धन प्राप्त करना, टैक्स कर। ठीक है, अब यहाँ जो दक्षिण भारत विजय है, इस दक्षिण भारत विजय के क्रम में इन्होंने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै इन पर विजय प्राप्त की। और कौन कौन से राजवंश थे? यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य वंश को हराया। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तर भारत के राजपूत राजवंश आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, आपस में लड़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, और कोई विदेशी आक्रमण करता था तो वो सहयोग नहीं करते थे, सेम कंडीशन दक्षिण भारत में थी। वहाँ के भी यादव, काकतीय, होयसल, पांड्या ये आपस में ही लड़ते थे और दूसरों का सहयोग नहीं करते एक दूसरे का। ठीक है, चलिए, सेम कंडीशन। तो देवगिरी विजय ये यादव वंश के खिलाफ हुई 1308-9 में, और ये मलिक कफूर जिसे खंभात से खरीदा गया था 1000 दिनारी में, वो इस का नेतृत्व कर रहा था इस अभियान का। ये देवगिरी में हुआ 1307-8 में, और वहाँ पे राजा था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक टैक्स देने के लिए राजी हो गया, और उसने अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, तो यहाँ भी लड़ाई नहीं करना पड़ी और विजय प्राप्त हो गई उनको। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने दक्षिण भारत अभियान किया वारंगल में काकतीय वंश के खिलाफ 1309-10 में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि जो कोहिनूर हीरा है वो यहीं से प्राप्त हुआ था प्रताप रुद्रदेव से। तो वारंगल का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव, जो काकतीय वंश का राजा था, उसने युद्ध किया, बहुत जल्दी युद्ध का अंत हो गया, और यहाँ से मलिक कफूर को पहली बार कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में कोहिनूर हीरा जो ब्रिटिश क्वीन है उनके मुकुट में लगा हुआ है, आधा हिस्सा इस दौरान टूट गया है। फिर तीसरी जो विजय है इन्होंने प्राप्त की द्वार समुद्र में, जो होयसल वंश था 1309-10 में, उसके खिलाफ। यहाँ मलिक कफूर ने जो द्वार समुद्र नाम की राजधानी थी होयसल वंश की, उसका घेरा डाला। यहाँ पर राजा था वीर बल्लाल। वीर बल्लाल ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और वार्षिक नजराना देने के लिए एग्री हो गया। मतलब यहाँ भी युद्ध नहीं हुआ। और फाइनली जो इनका चौथा युद्ध था वो था मदुरई। मदुरई में पांड्या वंश का शासन था। 1309-10 में इन्होंने पांड्या वंश के खिलाफ मदुरई में अभियान किया, और मलिक कफूर मदुरई पहुंचा। तो मदुरई में स्थिति क्या थी कि दो भाई थे पांड्या वंश के, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या के बीच में
उत्तराधिकार का झगड़ा चल रहा था। तो मलिक कफूर ने सुंदर पांड्या का पक्ष लिया, किंतु वीर पांड्या को वो हरा नहीं पाया। और फाइनल फिर उसे लगा कि यार मैं क्यों पड़ रहा हूँ इनके चक्करों में, मैं तो लूटने आया हूँ धन, तो मैं अपना काम करूँ। तो उसने फाइनली राजकोष पर अधिकार किया, धन लूटा और वापस चला गया। तो ये इन्होंने किया। तो इस तरह से जो दक्षिण भारत विजय है अलाउद्दीन खिलजी की, उसे कई बार धर्म विजय भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उनका इस्लाम का प्रचार करने का उद्देश्य था, लेकिन प्रमुख रूप से दक्षिण भारत विजय का उद्देश्य अलाउद्दीन खिलजी का धन प्राप्ति था। चलिए अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार, कौन कौन से सुधार किए हैं इन्होंने। तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे इम्पॉर्टेंट सुधार है एक स्थायी सेना रखी, परमानेंट आर्मी रखी, स्थायी सेना को रखा, ये पहला काम है। और उसे नगद वेतन दिया। ठीक, इसने एक किला बनवाया दिल्ली के पास जिसे सीरी कहते हैं, और उसकी फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी की। अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, किंतु प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को नहीं माना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये अलाउद्दीन की सत्ता तो स्वीकार की, उन्होंने अपने आप को खलीफा के अधीन तो माना, लेकिन वो एक संकेतात्मक था, बाकी उनका कोई इंटरफेयर या जो उलेमा वगैरह थे उनका कोई इंटरफेयर उसने अपने प्रशासन में नहीं होने दिया। फिर एक और इम्पोर्टेंट सुधार है इनका, घोड़ों पर दाग प्रथा और सैनिकों की हुलिया प्रथा प्रचलित की। तो ये क्या होता है, तो होता ये था कि सैनिक जब युद्ध लड़ने के लिए, देखिए राजा का क्या है, राजा का जो राज्य होता था वो विभिन्न इक्ताओं में बटा हुआ था। इक्ते के जो अधिकारी होते थे वो युद्ध के समय अपनी सेना भेजते थे राजा के पास लड़ने के लिए, और कुछ सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास भी रहती थी। तो ये सब मिला के जाते थे युद्ध करने। तो होता ये था कि कई बार सैनिक जो होते थे वो पार्ट टाइम वाले सैनिक होते थे, कि अपना किसानी कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं और फिर युद्ध आया तो युद्ध लड़ने चले गए। तो इससे क्या होता था, कई बार वो सैनिक खुद ना आके अपने संबंधी, भाई बंद या मित्र को भेजता था, और कई बार राज्य से मिले घोड़े के स्थान पर वो कोई ऐसी कमजोर घोड़ा के भेज देता था। तो इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उस सैनिक का लिखना शुरू किया, और उस घोड़े के पीठ पर एक रॉयल सील लगाना शुरू करी, जिससे ना तो कोई दूसरा सैनिक आ पाए या नकली घोड़ा आ पाए। ये उन्होंने कर लिया। फिर इसने गुप्तचर विभाग को पुनः चालू किया, और गुप्तचर विभाग इतना प्रभावी था इनके टाइम में कि उसे सारे षड्यंत्रों की जानकारी मिलती थी, और बहुत उसके अधिकारी, कर्मचारी और जनता भी डरती थी कि इसने इतने ज़्यादा गुप्तचर लगाए हुए थे। सैनिकों को नगद वेतन दिया। इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है दीवाने मुश्तक राज, भू राजस्व विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य था एक्स्ट्रा टैक्स जो वसूल किया जा रहा है उसकी जानकारी, उसका हिसाब किताब रखना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दीवाने मुश्तक राज की स्थापना किसने की। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री और मेंस में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को बताइए। तो इनके क्या रिफॉर्म्स थे उसे देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर राजस्व वसूल करना आरंभ किया। यानी उसने पूरा प्रॉपर जो खेती की ज़मीन थी उसको प्रॉपर मेजरमेंट कराया, उसका प्रॉपर मतलब उसकी पैमाइश कराई, पूरा उसके लेखा जोखा रखा। अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया, यानी लगान जो था वो 50% निश्चित किया। इसने चराई और घराई कर भी लगाया। चराई घर मतलब जो घर थे उनके ऊपर टैक्स, जैसे आजकल प्रॉपर्टी टैक्स होता है उस तरह से, और चराई घर तो जो उन्नत नस्ल के पशु होते थे उन पर भी टैक्स लगाया, तो उसे चराई कहते हैं और घराई कहते हैं। फिर अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति, ये प्रमुख रूप से मेंस में पूछी जाती है कि इनकी बाजार नियंत्रण नीति क्या थी। तो इसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है विस्तार से। क्या था, तो पहले हम बेसिक चीज समझ लें कि बाजार नीति क्यों बनाना पड़ी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय उसकी सेना थी 4,75,000 ना, 4,75,000 सैनिक थे उसकी सेना में। 4,75,000 सैनिक थे। अब इतने सारे सैनिकों को वेतन देना था, तो ऐसा कहा जाता है अगर वो इनको वेतन देता रेगुलर नगद रूप में तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में वो सारा उसका पैसा खत्म हो जाता। तो उसने क्या किया, एक लिस्ट बनवाई
किस चीज़ की लिस्ट? उसने कहा कि ये पता करो, अपने अधिकारियों से बोला कि सैनिक अपना जो पैसा है, वेतन है, वो किस किस कामों में खर्च करते हैं, कौन कौन से कामों में वो पैसे को खर्च करते हैं सैनिक, ये देखो। तो लिस्ट बनवा के तो ये समझ में आ गया उनको कि सैनिक मुख्य रूप से जो अपना पैसा है, जो उनको आय हो, मतलब वेतन मिलता है, उसका खर्च वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में करते हैं। और चूंकि सामान की कीमत कम ज़्यादा होती रहती है, तो जिसकी वजह से उन्हें बार बार वेतन बढ़ाना पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान किया कि अगर मैं वस्तुओं की कीमत, ध्यान से सुने, अगर मैं वस्तुओं की कीमत फिक्स कर दूं, वस्तुओं की कीमत अगर मैं निर्धारित कर दूं, फिक्स कर दूं, तो मुझे कम वेतन देना पड़ेगा और वेतन बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। तो उसने इसी तरह के प्लान के लिए कि बड़ी सेना रख लें कम वेतन में, उसने मार्केट कंट्रोल करने की कोशिश करी और कम वेतन में बड़ी सेना रखने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहा। और उसके कार्यकाल में लगभग 5 वर्ष तक एक समान वेतन दिया उसने अपने सैनिकों को। लगभग 5 वर्ष तक बड़ी जरूरत ही नहीं पड़ी वेतन बढ़ाने की, क्योंकि वस्तुओं की कीमत उसने फिक्स कर दी थी। लगभग 5 वर्ष तक वो कीमत फिक्स रही, बढ़ी ही नहीं। ठीक है, तो कैसे किया उसने? तो ये काम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बहुत सारे 4 प्रमुख बाजार स्थापित किए, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी इसके लिए लगाए। तो वो एक निश्चित दर पर हर वस्तु और सामान का प्राइस उसने फिक्स कर दिया और व्यापारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि किसी ने भी अगर उस फिक्स प्राइस से अधिक पर सामान बेचा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से उसने लगभग 4 बाजार स्थापित किए, सामान की कीमत निर्धारित करी, जिससे सैनिकों को सामान सेम रेट में खरीदने मिल जाता था। लगभग 5 वर्षों तक कीमतें नहीं बढ़ी और सैनिकों का वेतन भी नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से उसने 4 प्रमुख बाजार स्थापित किए थे, जिसमें अनाज मंडी, कपड़ा बाजार, पशुओं का बाजार, है ना, नियंत्रित बाजार वगैरह स्थापित किया था। तो ये सफल रहा आपने उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन कालीन थोड़ी सी वास्तुकला है। क्या निर्माण कराया था? तो उन्होंने एक अलाई दरवाज़ा बनवाया। सबसे पहले तो सीरी नाम का किला बनवाया था दिल्ली के पास, सीरी किला दिल्ली के पास, पहला काम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है इनका अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा है। ये अलाई दरवाज़ा क्या है? तो ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में बनी हुई पहली इस्लामिक मस्जिद थी, जो दिल्ली में बनी हुई है, महरौली में, कुतुब मीनार परिसर में, उसका दक्षिणी प्रवेश द्वार है। तो ये बनवाया था। ठीक है, इसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। फिर अलाउद्दीन कालीन साहित्यकार, तो अलाउद्दीन काल में प्रमुख रूप से अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी, ये 2 प्रमुख साहित्यकार इनके दरबार में रहते थे। और मीर हसन दहलवी ने कवायद उल फवाद नाम की पुस्तक लिखी थी। और अमीर खुसरो की तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, आगे हम विस्तार से उसे देखेंगे। अमीर खुसरो को आगे हम विस्तार से समझेंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मुबारक शाह खिलजी राजा बने 1316 से 1320 के बीच में। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल राजा रहे, विवादास्पद राजा रहे। इनसे जुड़े हुए आमतौर पर 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो उन्होंने स्वयं को अल्लाह डिक्लेयर कर दिया था और एक उपाधि ली थी अल वसिक विल्लाह, स्वयं खलीफा डिक्लेयर कर दिया स्वयं को, और एक उपाधि ली अल वसिक विल्लाह, यानी स्वयं को खुदा डिक्लेयर कर दिया। एक तो ये। दूसरा, उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू किए गए सारे जो आर्थिक सुधार थे वो ख़त्म कर दिए। इसने जागीर यानी एकता प्रथा को पुनः जीवित कर दिया। और चौथा, बर्नी के हिसाब से ये बड़ा समलैंगिक था और कई बार नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ता रहता, नेकेड होकर। खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ? तो अंतिम सुल्तान जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे, उसकी हत्या उसके मंत्री खुसरो खां ने 1320 में कर दी और इस तरह से खिलजी वंश का अंत हुआ। फिर 1320 में उसके मंत्री जो खुसरो खां ने उसकी हत्या की थी, उसके पश्चात वो स्वयं राजा बन गया, लेकिन वो लगभग 6 माह तक ही राजा रहा। ये एक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, यानी पहला भारतीय मुसलमान था जो राजा बना था। इसने एक उपाधि ली थी पैगंबर के सेनापति, और खुसरो खां को संत निजामुद्दीन औलिया का भी समर्थन प्राप्त था। फिर खुसरो खां का अंत कैसे हुआ?
तो खुसरो खां का जो अंत हुआ है वो हुआ बाद में गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मालिक, यानी जो तुगलक वंश के संस्थापक हैं, दीपालपुर के इख्तिदार थे, उन्होंने खुसरो शाह को मार दिया और इस तरह से फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो ये एक क्विक रिवीजन है खिलजी वंश का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो निश्चित तौर पर उसे पूछें। थैंक यू।